हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चे कम नजर आ रहे हैं आज यहाँ पे। आप लोगों में से भी स्टूडियो स्टूडेंट किसी को जरा सा भी शक हो, सर्दी खांसी बुखार कुछ भी, तो बेटा प्लीज क्लास मत आइएगा, ऑनलाइन अटेंड कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि इट इज अगेन स्प्रेडिंग रैपिडली इन इंदौर। इंदौर में बहुत तेजी से वापस केसेस बढ़ रहे हैं। अच्छे हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं कोरोना पेशेंट्स को। दैट इज द प्रॉब्लम। इसलिए अरे नहीं सर मेरे को कुछ नहीं, नहीं आपको कुछ नहीं, लेकिन आप स्प्रेडर तो बन सकते हो, है ना, इसलिए जस्ट बी केयरफुल। चलिए, अब सेक्शन 88 कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। 89 भी पढ़ लिया था हमने तो, 90 भी पढ़ लिया था। अरे वाह, ये पढ़ रहे थे हम 91, ये हो गया था। सेक्शन नंबर 91 की अगर हम बात करें, और बेटा मास्क पहनिए सारे बच्चे यहाँ क्लास में। मुझे तो अभी आवाज की दिक्कत आती है इसलिए ओपन करना पड़ता है, इसलिए आप लोगों से डिस्टेंस भी रखा है। समझिए कि हमने कहा कि एक कंपनी को अगर शेयर होल्डर से कम्युनिकेट करना हो, सर क्यों कम्युनिकेट करना है? क्योंकि मीटिंग का नोटिस देना है, डिविडेंड देना है, बोनस शेयर देना है, राइट शेयर देना है, कॉल्स ऑन शेयर्स करना है, कोई भी पर्पस हो। अगर कंपनी को अपने शेयर होल्डर से कम्युनिकेट करना है तो एटलीस्ट कंपनी को यह तो पता हो कि उसके शेयर होल्डर कौन है। जब जब कंपनी को शेयर होल्डर से कम्युनिकेट करना होता है तो कंपनी क्या कर सकती है? अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्लोज कर सकती है। अच्छा सर, हाँ जी, बिल्कुल क्लोज कर सकती है अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। रजिस्टर ऑफ मेंबर एक शॉट में मैक्सिमम 30 दिन के लिए क्लोज हो सकता है, एक साल में मैक्सिमम 45 डेज के लिए क्लोज हो सकता है। अगर एक पब्लिक कंपनी रजिस्टर क्लोज करे तो उसको पब्लिक नोटिस देना चाहिए कम से कम 7 दिन पहले। अगर एक प्राइवेट कंपनी रजिस्टर क्लोज करे तो उसको सारे शेयर होल्डर्स को इंडिविजुअल नोटिस दे देना चाहिए, तो पब्लिक नोटिस देने की उसको कोई जरूरत नहीं रहेगी। बेटा रियल लाइफ में क्या होता है कि अपने देश में ना T+2 रोलिंग सेटलमेंट है। क्या है अपने यहाँ पे? T+2 रोलिंग सेटलमेंट, यानी मंडे को शेयर खरीदो तो वेंसडे बुधवार को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाते हैं। एक दिन शुरू शुरू ही किसी ने डाउट पूछ लिया था तब मैंने बताया था, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर कंपनी ने कहा कि हमारा बुक क्लोजर जो है वो थर्सडे से होगा, गुरुवार से हमारा रजिस्टर ऑफ मेंबर में हम कोई चेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो अगर आपने गुरुवार को शेयर खरीदे तो आपका नाम रजिस्टर में आ ही नहीं पाएगा। अगर आपने बुधवार को शेयर खरीदे तो T+1 में तो सेटलमेंट होता नहीं है, तब भी आपके अकाउंट में वो शेयर नहीं आ पाएगा। हाँ, आपने अगर मंडे को शेयर खरीदे हैं तो वेंसडे को आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में वो शेयर आ जाएंगे, और थर्सडे से रजिस्टर ऑफ मेंबर क्या हो गया है? क्लोज। तो जिसने मंडे तक शेयर ले लिए थे उसके डीमैट अकाउंट में वेंसडे को शेयर आ गए और फिर लॉकडाउन हो गया थर्सडे से, तो ये बंदा लिस्ट में आ जाएगा, फिर कंपनी का कम्युनिकेशन इस तक पहुंचेगा, है ना। तो ये
चीज इसको हम कहते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज करना। पहले ना 30-30 दिन के लिए भी रजिस्टर क्लोज करते थे, क्योंकि रजिस्टर क्लोज करने के बाद रजिस्टर लेके बैठो और मैन्युअली उसमें से सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करो, ये सारी कहानी होती थी। लेकिन अब सिनेरियो क्या हो गया है, चेंज। अभी सिचुएशन यहां पर ये हो गई है कि सब कुछ डीमैट में है, तो छोटी मोटी चीजों के लिए तो कंपनी रजिस्टर भी क्लोज नहीं करती है। कभी कभी कंपनी तो रिकॉर्ड डेट से भी काम चला लेती, मतलब शेयर ट्रांसफर बंद नहीं होंगे। कंपनी ने जस्ट बोल दिया कि बुधवार की शाम को 6 बजे, मतलब 5 बजे डीमैट में ट्रांजैक्शन बंद हो जाते हैं, तो कंपनी ने बोल दिया बुधवार की शाम को 6 बजे जिसके डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे उसको शेयर होल्डर मान के और हम कम्युनिकेट कर लेंगे। तो सर एकदम 6 बजे अचानक डॉट ये डेटा निकलेगा कैसे? निकल जाएगा ना, आजकल तो सब डेटा कैसा है, कंप्यूटराइज्ड है। तो कुछ कंपनियां कुछ मामलों में बुक क्लोजर करने की जगह पर रिकॉर्ड डेट से भी अपना काम चला लेती है। कैसे काम चला लेती है? रिकॉर्ड डेट से अपना काम चला लेती है। बट एजीएम वगैरह के मामलों में कंपनी इस तरह की रिस्क नहीं लेती है, वहां वो बुक क्लोजर करना बेटर समझते हैं। बट आजकल बुक क्लोजर बहुत लंबे समय के लिए नहीं होता है, 3 दिन 5 दिन 7 दिन हुआ तो सफिशिएंट हो गया। बेटा अगर आपने अभिषेक पाहुजा इज आस्किंग कि सर हमने मंगलवार बुधवार को शेयर खरीदे तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या हो गया, गुरुवार से तो बुक क्लोजर आ गया, गुरुवार से अगले गुरुवार तक का बुक क्लोजर आ गया मान लो, या गुरुवार से संडे तक का बुक क्लोजर आ गया मान लो। तो वो जो शेयर अटक गए ट्रांसफर होने से, वो जहां बुक क्लोजर वापस ओपन होगा वहीं पर फिर ट्रांसफर हो पाएंगे। शेयर आपने खरीद लिए, पैसे आपने ठीक है चुका दिए, लेकिन आपके नाम पे ट्रांसफर फिर वो बुक क्लोजर वापस ओपन होगा उस समय पर हो जाएंगे। तो सर ये बीच का बेनिफिट ये नहीं मिल पाएगा ना, यही तो कह रहे हैं। तो सर ऐसे कंपनी अचानक बुक क्लोजर कर देगी? तो नहीं, अचानक नहीं करती है, 7 दिन का प्रायर नोटिस देती है। और लिस्टेड कंपनीज तो स्टॉक एक्सचेंज को पहले से ये बात बता देती है। तो स्टॉक एक्सचेंज में जो बात आती है वो उनकी बीएसई एनएसई की वेबसाइट पे आ जाता है और सारी दुनिया को पता चल जाता है कि इस कंपनी का बुक क्लोजर आ रहा है। उसके हिसाब से फिर लोग डील करते हैं। बस इस सेक्शन को इससे ज्यादा एक्सप्लोर करने की हमको जरूरत नहीं। सेक्शन 92 इज अबाउट एनुअल रिटर्न्स। नहीं बेटा, आईपीओ के टाइम बुक क्लोजर करने का क्या पर्पस है? कोई पर्पस नहीं उसके पीछे। सेक्शन 92 इज अबाउट एनुअल रिटर्न। नाम से ही पता चल रहा है, साल में कितनी बार? एक बार। क्वार्टरली रिटर्न होता तो 4 बार होता, मंथली होता तो 12 बार होता। एनुअल है मतलब साल में कितनी बार? एक बार। साल में एक बार। कौन सी कंपनी को? सारी कंपनीज को। कैसी भी कंपनी बनाई हो आपने, अगर आप कंपनी हैं तो 1 साल में एक बार आपको आरओसी से मुलाकात करनी पड़ेगी। मुलाकात मतलब रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। एवरी कंपनी, व्हेन आई से एवरी आई मीन एवरी, मस्ट फाइल। मस्ट मतलब कंपल्शन है। सो क्या फाइल करें? एनुअल रिटर्न। कब तक? 60 डेज में। कहां से? जिस दिन एजीएम हुई हो कंपनी की वहां से। जिस दिन एक्चुअली एजीएम हुई है वहां से 60 दिन के अंदर एनुअल रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। उसका फॉर्म नंबर MGD 7 है। खैर वो मैंने लिख दिया, ऐसे ही लिख दिया। ये तो आरओसी को तो जितने डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं सब किसी न किसी फॉर्म नंबर में ही होते हैं, बट वो प्रोसीजर्स जो हैं वो अपने सिलेबस में नहीं होती है, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में होती है वो। तो अगर आप कंपनी लॉ को लेकर के ज्यादा क्यूरियस हो जाएं तो सीएस कर लेना साथ में। सर ज्यादा हो जाएगा तो। अरे तो सीएस वालों का एक सब्जेक्ट पूरा का पूरा उनका स्टडी मटेरियल लेके पढ़ डालना।
पूरा सीएस नहीं करना होता। ज्यादा क्यूरियस हो जाएं वहां पढ़िए, वहां आपको ज्यादा डेप्थ मिलेगी इस सब्जेक्ट के अंदर। अच्छा सर, हमारी एजीएम ही नहीं हो पाई है किसी कारण से, तो एजीएम करने की जो लास्ट डेट आपकी थी, वहां तक अगर आपने एजीएम नहीं करी है तो भी एजीएम करने की लास्ट डेट से 60 दिन के अंदर एनुअल रिटर्न तो आपको फाइल करना ही पड़ेगा। और आरओसी में जितने डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं ना, सब साइंड भी होते हैं, अनसाइंड डॉक्यूमेंट फाइल नहीं होते हैं उधर। सर इसको कौन साइन करेगा? तो नॉर्मली कौन साइन करेगा इसको, मैं आपको बताता हूं कि नॉर्मली जो इसको साइन करेगा वो साइन करेगा कंपनी सेक्रेटरी, और साथ में कौन साइन करेगा? डायरेक्टर। पर सर हमारी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा आपकी कैपिटल क्रॉस हो तब ही आपको कंपनी सेक्रेटरी रखना पड़ता है, फिर कंपलसरी हो जाता है कि तुम्हारी कंपनी है तो एक कंपनी सेक्रेटरी रखो। सर हमारी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट नहीं है। अच्छा, कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट आपकी कंपनी में नहीं है, तो जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, मतलब जो फ्रीलांसर है, जो किसी एक कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं है, उसकी साइन करा लो। आपकी कंपनी में सीएस की पोस्ट है, हाँ उसकी साइन कराओ। नहीं है, पीसीएस की करा लो। और किसकी कराएं? एक डायरेक्टर की। सर यदि एजीएम नहीं हुई, बता दिया लक्ष्य हो तो मैंने ऑलरेडी। सर एमजीटी क्या है? फॉर्म का नंबर है बेटा, आईएनसी, एमजीटी, डीपीटी, ऐसे अलग अलग फॉर्म नंबर बने हुए हैं। हाँ बेटा, एजीएम करने की लास्ट डेट, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, सेक्शन 96 में हम पढ़ेंगे। ओपीसी है सर हम तो, या हम तो स्मॉल कंपनी है सर। पीसीएस कौन है? अरे बेटा अदिति बोला ना, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। वो कंपनी सेक्रेटरी जिसने कंपनी सेक्रेटरी एग्जाम पास करी है, जो आईसीएसआई का मेंबर है, जिसने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लिया है, जो अपना खुद का ऑफिस खोल के बैठा है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस करते हैं ऐसे कंपनी सेक्रेटरी भी प्रैक्टिस करते हैं बेटा। हाँ सर, हम 1 पर्सन कंपनी है या हम स्मॉल कंपनी है, तो सीएस एंड डायरेक्टर की जगह क्या हो जाएगा? सीएस और डायरेक्टर, यानी सिर्फ एक डायरेक्टर साइन कर दे, किस्सा खत्म। उसके बियॉन्ड आपको कुछ करना ही नहीं है। या तो एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से साइन करा लेना, क्योंकि इतनी छोटी कंपनियों में तो सीएस होते नहीं है, या तो एक पीसीएस से साइन करा लो या डायरेक्टर से। आप सोचो कंपनी किससे साइन कराना पसंद करे? डायरेक्टर, क्योंकि वो अपने घर की खेती है, फटाक से साइन कर देगा। पीसीएस के पास जाओगे तो वो फीस लेगा। भाई किसी भी चीज को वो साइन करने का मतलब साइन करना नहीं होता है। साइन करने का मतलब ये जिम्मेदारी लेना होता है कि यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो सब सही है, मैंने उसको चेक किया है। तो यार वो काम करेगा तो पैसे लेगा फिर तो। और मजे की बात यह है कि ओपीसी और स्मॉल कंपनी को तो पूरा फुल एनुअल रिटर्न भी फाइल करने की जरूरत नहीं होती। जहां तक सवाल है ओपीसी और स्मॉल कंपनी का, तो उनको सिर्फ छोटा एनुअल रिटर्न ही फाइल करना पड़ता है। छोटा मतलब अब्रिज्ड। व्हाट डू दे डू इज दे फाइल अब्रिज्ड एनुअल रिटर्न। सर तो बड़े वाले में क्या होता है और सर छोटे वाले में क्या होता है, वो सब छोड़ो ना। वो होता है जो होता है। आपको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो तो मैंने आपको वेबसाइट बताई हुई है mca.gov.in, उधर जाना, फॉर्म MGT7 डाउनलोड कर लेना, फ्री डाउनलोड है। पढ़ना उसके सारे कॉलम्स को, सारी फील्ड को कि क्या क्या पूछ रहे हैं, पता चल जाए। ठीक है। अगर देखो छोटी कंपनी के लिए एक छूट दे दी तो बड़ी कंपनी के लिए उल्टा हो जाएगा। आपकी कंपनी कैसी है? लिस्टेड। लिस्टेड तो सबसे बड़ी भारी कैटेगरी हो जाती है। तो साथ में लिस्टेड कंपनी तो आपका अपना एक कंपनी सेक्रेटरी जरूर होगा, वो साइन करता है, वो तो ठीक है।
लेकिन एक सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा आपको। एक एनुअल रिटर्न पर साइन कर देना अलग चीज होती है, और एक अलग सर्टिफिकेट बनाना अलग चीज होती है। आपको साथ में क्या करना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से। किस बात का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से, कि हाँ ये सारी डिटेल जो यहां दी गई है वो सही है। लिस्टेड कंपनी के लिए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से एनुअल रिटर्न के साथ एक सर्टिफिकेट लेकर के देना जरूरी है। ये जितने भी लॉ में जहां भी कुछ कंपल्शन कर देते हैं ना सर्टिफिकेट का, जैसे कंपनीज एक्ट ने बोला कि आप कंपनी हैं, बोला हाँ कोई शक, बोले ऑडिट कराओ चार्टर्ड अकाउंटेंट से। कंपनी बोले हमारा टर्नओवर बहुत कम है, क्या ऑडिट कराएं हम इतने समय। बोले तेरा 0 रुपए टर्नओवर है ना, तो भी ऑडिट करा, क्योंकि तू कौन है, कंपनी। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम, है ना। इस एक बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप कंपनी बनाएंगे तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज आपके सिर पर आ जाएगी। तो जहां जहां लॉ में कंपल्शन कर देते ना, वहां वहां चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कंपनी सेक्रेटरी को रोजगार मिलता है क्योंकि लॉ ने कंपलसरी करा है, तो फिर तो क्लाइंट को जाना ही पड़ेगा सीएस को ढूंढ करके, और उनसे साइन करवाने ही पड़ेंगे। साइन मुफ्त में तो होंगे नहीं, उसके लगेंगे पैसे। अच्छा, तो अगर कंपनी की अपनी वेबसाइट है ना, अपलोड ऑन वेबसाइट एंड गिव लिंक इन द बोर्ड रिपोर्ट, तो जो एनुअल रिटर्न आपने आरओसी में फाइल करा है वही एनुअल रिटर्न आपको अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर देना चाहिए। किसी भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी की वेबसाइट पर चले जाना और वहां इन्वेस्टर रिलेशन वाले टैब में ढूंढ लेना, वहां आपको कंपनी का एनुअल रिटर्न भी मिल जाएगा। वहां से भाई एमसीए की साइट से एनुअल रिटर्न डाउनलोड करोगे तो ब्लैंक फॉर्म डाउनलोड होगा, और अगर किसी कंपनी की वेबसाइट से जाकर के आप एनुअल रिटर्न डाउनलोड करोगे तो फिल्ड अप वाला फॉर्म डाउनलोड होगा, और फिर उसको इत्मीनान से बैठ के पढ़ना कि कौन सी फील्ड में क्या लिखा हुआ है ना। अपलोड ऑन वेबसाइट एंड गिव लिंक इन बोर्ड रिपोर्ट, और तो और वेबसाइट पे जहां अपलोड करा है उसका जो URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपकी जो बोर्ड रिपोर्ट छपेगी उसके अंदर वो लिंक पब्लिश करनी पड़ेगी। सर तो छपी हुई लिंक में क्लिक कैसे करूंगा मैं इतना आलसी हो चुका हूं कि मैं लिंक देख देख के टाइप वाइप नहीं कर सकता सर, मुझे तो सिर्फ क्लिक करना आता है। सॉरी, वो नहीं हो पाएगा। हाँ, आप अपने आलसीपन की इम्तिहान में ये कर सकते हो कि लिंक का फोटो खींच के उसको OCR टू टेक्स्ट कन्वर्ट करके और क्लिक कर सकते हो चलिए जी, छापिए। हाँ जी, छाप दिया।
So this was about the annual return of a company. Now the next thing is place of keeping and inspection etc. सेक्शन नंबर 94. सर ये क्या है? ये बहुत सिंपल है. ये देखो, ये रहा कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो कहां पर है? इंदौर में. निशा इज आस्किंग सर एनुअल रिटर्न में कंपनी अपने बारे में सब बताती है या ओनली फाइनेंस से रिलेटेड बताती है? डाउनलोड इट निशा फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ एनी ऑफ द कंपनीज, तो पता चल जाएगा कि कैसे ये सारी चीजें होगी, क्या क्या लिखा होगा. कंपनी का नाम होता है, एड्रेस होता है, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड, टाइप्स ऑफ डिबेंचर इशूड, कंपनी के प्रमोटर की डिटेल, कंपनी के डायरेक्टर की डिटेल, कंपनी के शेयर होल्डर की डिटेल, कंपनी के शेयर ट्रांसफर की डिटेल, ये सारी चीजें बेटा उसके अंदर होती है. बैलेंस शीट, P&L जैसी कोई इंफॉर्मेशन उसमें नहीं होती निशा, क्योंकि वो तो अलग से आरओसी के पास फाइल होते ही है ना. एनुअल रिटर्न में तो कंपनी की सामान्य जानकारी होती है बेटा. बैलेंस शीट, P&L वो अलग फाइल होते हैं बिसाइड्स एनुअल रिटर्न आरओसी के पास. उसकी सेक्शन आएगी तब पढ़ेंगे. अभी इतना सारा बोला, ध्यान कहां था आपका? ये जो मैंने इतने सारे शब्द बोले ना कि ये सब डिटेल जाएगी, बोला तो सही मैंने. एक एक सारे कितने सारे फील्ड के नाम बताए, वो सब जाता है. नहीं नहीं सर मेरे को तो एक एक फील्ड चाहिए. डाउनलोड इट. आप एक लॉजिक देना चाह रहे हो कि आरओसी को मेरे बारे में पहले से सब पता है, तो अब क्यों बताऊं? यूं मत करना. फाइल फिर लेट फीस के साथ करना, और फिर एक्स्ट्रा लेट फीस के साथ करना. कंपनी बनाई है ना, तो आपने एक हाथी पाला है. अब आप बोलो इसको कल तो खाना खिलाया था, आज क्यों खिलाऊं? खिला देना, नहीं तो हाथी अपने ही पैरों के नीचे कुचल देगा आपको. कंपनी को अपने सारे रजिस्टर और एनुअल रिटर्न की कॉपी, रजिस्टर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, रजिस्टर ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर, इंडेक्स ऑफ सिक्योरिटी होल्डर एंड कॉपी ऑफ एनुअल रिटर्न. ये रजिस्टर्स बनाने की बात कहां हुई थी? सेक्शन 88 में हुई थी ना. ले पढ़ लिया करो प्यारे बच्चों. एटी 88 में हुई थी ना. आप में से कितने बच्चे ऑनलाइन वाले आज का 1 क्वेश्चन डे का आंसर लिख के लाए? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 18. कुछ अभी भी 16 ही समझ में. क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आज जो लोग लिख के लाए हैं वो यस कह दे. तकरीबन 50 बच्चों ने लिखा है. आप में से कितने लोगों ने लिखा है? हाथ उठाओ. 10-15 यहां पर हैं. सब मिला के मुश्किल से 70. 150 में से 70, 50% कंप्लायंस है. काफी कमजोर है बेटा. आंसर्स तो लिखने ही पड़ेंगे ना आपको. दिस इज लाइक ए टेस्ट. ये डेली टेस्ट है आपकी, रोज की रोज टेस्ट हो रही है आपकी, ये समझो आप. और अच्छा, लिखने का तरीका भूल तो नहीं गए आप? मैंने क्या बताया था कि अगर आप नोट्स रेफर भी कर रहे हैं तो कम से कम नोट्स रेफर करने के बाद 2-3 घंटे का गैप रखना और उसके बाद आंसर लिखना. ये तो सबसे खराब तरीका लिखा बता रहा हूं मैं आंसर लिखने का. सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आपको आना ही चाहिए प्रोविजन पहले से, और आप क्वेश्चन पढ़ें और आंसर लिखें. दैट्स इट. आपको मालूम ही ना कि कौन सी रेंज में चल रहे हैं क्वेश्चन अभी, तो वो आगे के 5-10 सेक्शन सब अच्छे से पढ़े होने चाहिए आपके. सेक्शन 18 में, क्वेश्चन 18 में कौन सा सेक्शन रेफर हुआ? 26. तो प्रोस्पेक्टस वाला 23 to 42 पूरा आपको रटा हुआ होना चाहिए. आपको मालूम है अब इसी रेंज में सेक्शन चलना है आगे के सारे, तो 23 से 42 आपका आज ही पूरा रटा होना चाहिए. और फिर नोट्स को बिल्कुल रेफर किए बिना डायरेक्टली आपको आंसर लिख देना चाहिए. ये बेस्ट तरीका है.
खराब तरीका है कि आप एक बार नोट्स रेफर कर लें और 2-3 घंटे की गैप के बाद फिर बिना नोट्स रेफर करे अच्छा आंसर लिखें। सर हम तो इससे भी खराब वाला तरीका लेते हैं, फिर माना जाएगा कि आपने आंसर लिखा ही नहीं है। ओके चलिए, तो 88 ने बोला था कि आप रजिस्टर्स रखेंगे, 92 ने बोला कि आप एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे, 93 हमने पढ़ा नहीं, हम पढ़ रहे हैं 94 कि ये जो सारे रजिस्टर थे सिक्योरिटी होल्डर के रेफर्ड इन सेक्शन 88 और जो एनुअल रिटर्न हमने पढ़ा रेफर्ड इन सेक्शन 92, उसकी कॉपी कहां रखनी पड़ेगी? रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखनी पड़ेगी। सर लेकिन हमारा क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस इंदौर में है, हम चाहते हैं कि ये सब मुंबई में रख लें पेपर्स, क्योंकि रजिस्टर कंपनी इंदौर में हुई थी बट अल्टीमेटली बाकी सारा कंप्लायंस कहां पे चल रहा है? मुंबई में ही चल रहा है। अच्छा, बाकी सारा कॉर्पोरेट ऑफिस हमने कहां बना रखा है? मुंबई में। तो क्या हम सारे रिकॉर्ड्स वहां रख लें? रख सकते हो, बशर्ते आपके 1/10 नंबर ऑफ मेंबर्स उस शहर में रहते हो कम से कम जहां आप ये रजिस्टर्स रखना चाहते हो। सर हमारे ना टोटल 22,000 शेयर होल्डर हैं, तो उसका 10% कितना हो गया? 2,200। तो अगर आपके से 2,500 मेंबर मुंबई में रहते हैं तो फिर ऐसे केस में आप मुंबई में रजिस्टर रख सकते हैं। सर कोल्हापुर में हमारा एक भी शेयर होल्डर नहीं है, क्या हम वहां रख लें रजिस्टर? नहीं, वहां तो नहीं रख सकते आप। अच्छा, सिर्फ 1/10 नहीं, साथ में आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा। पहले शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाओ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो कि इंदौर में नहीं, ये जो रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर और एनुअल रिटर्न की कॉपी है ये हम मुंबई में रखना चाहते हैं। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और दूसरी शर्त, कम से कम 1/10 मेंबर वहां पर रहते हो। लक्ष्य 1/10 मेंबर कहा बेटा मैंने, वोटिंग पावर से इसका कोई लेना देना ही नहीं है, इसीलिए एग्जाम्पल मैंने पेड अप कैपिटल का दिया ही नहीं, इसीलिए मैंने बोला एग्जाम्पल में कि नंबर ऑफ मेंबर 22,000 है, उसका 10% मतलब 2,200 मेंबर। हमारे 3,000 मेंबर बॉम्बे में रहते हैं, उनकी वोटिंग पावर 90% है कि 100% है कि 1% है कि आधा % है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते समय वोटिंग पावर गिनी जाएगी, पर 1/10 नंबर ऑफ मेंबर डिसाइड करते समय पर नंबर ऑफ मेंबर्स देखे जाएंगे। सर इसकी कॉपी हम अपने हर ऑफिस में रख सकते हैं क्या? नहीं ना बेटा, ये रखने को तो आप 1,000 कॉपी बना के किधर भी रखो, क्योंकि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में ऐसी प्राइवेसी जैसी कोई खास बात नहीं है। क्या छुपा लोगे उसके अंदर? कोई खास बात छुपाने की उसमें होती नहीं है। लेकिन कोई भी कंपनी अननेसेसरीली अपने ऊपर जगह जगह उस रजिस्टर को मेंटेन करने का बर्डन नहीं रखना चाहेगी। ओके, तो इसलिए वो रखा एक ही जगह पर जाता है। दूसरी जगह रखने की जहां तक बात है तो वो फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर होता है कि हमारे विदेश में शेयर होल्डर है अमेरिका में, तो जो अमेरिकन शेयर होल्डर है उसका अमेरिका में एक रजिस्टर रख लो, लेकिन उन सब की एंट्री इंडिया के रजिस्टर में भी होना चाहिए। एनी सिक्योरिटी होल्डर, चाहे आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, डिबेंचर होल्डर हो, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, कामकाज के समय के दौरान क्या कर सकते हैं? अगर आप कंपनी के सिक्योरिटी होल्डर हैं तो ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स पता है आप क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं इंस्पेक्शन। सर किसका? वही चीज है बेटा जिनकी बात यहां चल रही है, रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर एंड एनुअल रिटर्न। अच्छा अच्छा अच्छा,
या फिर आप कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट, कि आप अपनी कॉपी पेन लेकर के चले जाओ और वहां से एक्सट्रैक्ट्स नोट डाउन करके ले आओ। या फिर आप कर सकते हैं कॉपी। बिजनेस आवर्स में कंपनी के पास चले जाओ, इंस्पेक्शन की डिमांड करो जिसमें आप पन्ने पलटाओगे, पढ़ोगे, वापस निकल जाओगे। एक्सट्रैक्ट की डिमांड करो जिसमें से आप नोट डाउन भी करोगे। कॉपी की डिमांड करो कि यह 50 पेज हमको फोटोकॉपी करके दे दिए जाएं। ये सारे राइट किसके पास हैं? सिक्योरिटी होल्डर के पास हैं। अगर कंपनी आपको ये राइट देने से रोके, चल फुट, कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा। अरे एक दिन आप बैंगलोर गए हुए थे, आपने देखा यार मेरी एक कंपनी जिसके पास मेरा एक शेयर है, ये रहा उसका रजिस्टर, वाओ, अरे ये रही कंपनी, अपने पास शेयर है भाई इसका। बोला अच्छा। बोले यार गर्मी बहुत है, टाइम कट नहीं रहा है, ट्रेन शाम की है, क्या करें? पहुंच जाओ अंदर, इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन। बोले किसका? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का। बैठ जाओ 2-4 घंटे वहीं, आप जमीन पे पालती वालती बांध करके, बना करके बढ़िया रजिस्टर ले करके, और आप उसका इंस्पेक्शन करो, पन्ने पलट करके देखो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है तो स्क्रॉल डाउन कर करके देखो, जो आपका मन पड़े। एक नॉमिनल फीस लगेगी, अगर इंस्पेक्शन की तो वो भी नहीं लगती, कॉपी मांगोगे तो जो उनका फोटोकॉपी वगैरह खर्चा होगा वो ले सकते हैं। आराम से टाइम पास करो और आ जाओ। तो मेरे पास एक ही शेयर है, हाँ करो ना, आराम से कर सकते हो आप ये सब। और कंपनी अगर आपको ऐसा करने से रोके तो आप शिकायत कर दो कंपनी की, तो कंपनी के ऊपर क्या लग जाएगा? फाइन। और तो और गवर्नमेंट क्या ऑर्डर दे सकती है कंपनी को कि इनको इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा, या एक्सट्रैक्ट लेने देने पड़ेंगे, या कॉपी देनी ही पड़ेगी, और वो भी तुरंत, अभी के अभी। अरे आप जेन्युइनली इंस्पेक्शन करने गए, कंपनी ने आपको भगा दिया, आपने कंपनी की शिकायत कर दी, कंपनी के ऊपर फाइन लग गया। कंपनी ने बोला ठीक है फाइन देंगे पर तेरे को अंदर नहीं आने देंगे। तो सर मेरा काम तो हुआ ही नहीं, उनके ऊपर फाइन लग गया। गवर्नमेंट ये भी ऑर्डर दे सकती है कि इनको इंस्पेक्शन करवाना ही पड़ेगा। सर इसकी कॉपी हम अपने हर ऑफिस हो गया था सर, मोर देन 110 मतलब 110 से भी काम नहीं चलेगा। हाँ बेटा हितेश, बिल्कुल नहीं चलेगा, लिखा है ना, साफ साफ लिखा है। ये तो आपको याद करना है, ये मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, ये आपको रटना पड़ेगा कि कहां मोर देन लिखा है, कहां मोर देन इक्वल टू लिखा है, कहां इक्वल टू लिखा है, कहां लेस देन लिखा है, कहां लेस देन इक्वल टू लिखा है। ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा। यू विल हैव टू मेमोराइज दिस कि इसमें से कहां पर क्या लिखा है। जैसे डिवेंचर्स के केस में भी हमने बोला था मोर देन 500 को आपने इन्विटेशन दिया, ठीक है, लेकिन बायबैक ऑफर के केस में नहीं, बायबैक नहीं, हमने प्राइवेट प्लेसमेंट के ऑफर क्या बोला था कि नॉट मोर देन 200। गवर्नमेंट कंपनी के लिए हमने क्या बोला था? 51% और मोर। लेकिन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए हमने बोला मोर देन 50%। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए हमने बोला 75% और मोर। फिर डीवीआर की लिमिट के लिए हमने बोला 76% और लेस, 74% और लेस। तो बेटा ये आप मुझसे मत पूछो, ये सब साफ शब्दों में नोट्स में लिखा है। डोंट आस्क मी, इट इज वेरी क्लियरली रिटर्न, यू मेमोराइज इट। मुझे तो मेमोराइज करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे एग्जाम देनी, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा ये। सर बट कंपनी तो मना कर देती है ना कि हम घर पे भेज देंगे इंफॉर्मेशन। अरे नहीं, यही तो अंशिका बोला मैंने कि आप बोल दो कि नहीं नहीं घर वर पे नहीं चाहिए, हम तो आ गए हैं और इंस्पेक्शन करके जाएंगे। रियल लाइफ में तो फिर कंप्लायंस का डिपार्टमेंट अलग होता होगा सर कंपनी में। बेटा दिशांत, रियल लाइफ में अपने जैसे सिरफिरे लोग होते नहीं है जो अपन यहाँ बैठ के बड़े मजे मजे में डिस्कशन कर रहे हैं कि मैं जाऊंगा इंस्पेक्शन कर लूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। किसी के भी पास इतना फालतू टाइम नहीं है, और जिनके पास फालतू टाइम है
उनके पास टाइम पास करने के इससे अच्छे साधन है। सबके हाथ में मोबाइल फोन है, काफी सारा 1.5 GB 2 GB डेटा है और ढेर सारा कंटेंट है। तो टाइम पास करने वाले आजकल इस तरह से टाइम पास करते हैं। रियल लाइफ में हार्डली कभी कोई जाता होगा कि जाऊंगा मैं और इंस्पेक्शन करूंगा, बहुत कम, रेयरली। कोई कंप्लायंस अलग से डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो कंपनी अपना काम छोड़ के बस इंस्पेक्शन ही करवाती रहेगी, नहीं ना, लोग जाते ही नहीं। ये सिर्फ कहने की बात है कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन जाते नहीं। अरे किसी भी रिश्तेदार से कभी भी शादी ब्याह में मिलो तो वो दूसरे शहर के हैं तो वो इंसिस्ट करते हैं आपको कि आए, हमारे घर जरूर आना है। वो बैंगलोर में है, वो दिल्ली में है, वो भोपाल में है, दूर के रिश्तेदार हैं, कजिन चाचा हैं। अरे आया करो, कभी तो आया करो, कभी तो भोपाल आओ। और ऐसा नहीं हो कि आप भोपाल आओ तो हमारे घर आए बिना निकल जाओ। मम्मी पापा क्या कहते हैं, हाँ अरे कैसी बात कर रहे हैं, जरूर आएंगे, फिर कभी नहीं जाते। किसी के पास फालतू टाइम नहीं बेटा इधर। अरे बेटा पूरे ऐड के कंप्लायंस में भी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, कोई ऐसे कुछ भी करने नहीं जाता है। और आरओसी की वेबसाइट पे मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन क्लिक पे डाउनलोड पे अवेलेबल है, तो वहां जाने का कष्ट कौन करेगा। ये किसी ने पूछा था, किसने पूछा था एजीएम करने की टाइम लिमिट क्या है, किसने पूछा था? बस ये देखो आगे हम सर, वो आपने वो छोड़ दिया, एक 95 सेक्शन छोड़ दिया एक तो आपने, और 93 भी छोड़ दिया। आपके लिए छोड़ा है, पढ़िएगा। है ही नहीं ना, बस तो आप बोलो कि पढ़ लिया सर, वो तो हमने। मीटिंग्स किसी भी कंपनी में ये एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा होता है, मीटिंग। अच्छा हाँ जी, कितना ज्वलंत मैं आपको बताता हूं। कंपनी की खास बात क्या है कि कंपनी में सारे लोग यहां वहां बिखरे पड़े हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस है बॉम्बे में, 3 डायरेक्टर रहते हैं बॉम्बे में, 2 डायरेक्टर हैं बैंगलोर में, 4 इंदौर में। शेयर होल्डर्स पूरे देश में फैले हुए, बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए। ब्रांचेस आधे हिंदुस्तान में है, फैक्ट्री किसी और लोकेशन पे है। सारा का सारा काम स्कैटर्ड है, यहां वहां जहां तहां सब बिखरा पड़ा काम है। डिसीजन कैसे लें सर? डिसीजन तो मालिक लोग लेते हैं। मालिक कौन कंपनी का? हेलो, शेयर होल्डर्स हैं। अरे यार तुम तो एकदम बड़े सुस्त से बैठे हो सुबह सुबह। सर जब कंपनी ऑडिट करती होगी तो उसमें ऑडिटिंग शेयर होल्डर है? क्या बात है बेटा, मैं आपकी बात समझा नहीं। सर जब कंपनी ऑडिट करती होगी तो उसमें ऑडिटिंग शेयर होल्डर, गलती से लिख दिया। तो अब डिसीजन कैसे लें? शेयर होल्डर लेंगे। शेयर होल्डर तो यत्र तत्र सर्वत्र बिखरे हुए हैं। फिर क्या करें? फिर क्या क्या करें? उनकी मीटिंग बुलाओ। अब कई डिसीजन शेयर होल्डर किस पे छोड़ देते हैं, यार रोज रोज हमको मत बुलाया करो, हम भी तो बिजी हैं यार। तो फिर किसके ऊपर छोड़ दिया डिसीजन? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स भी कोई सारी एक प्लेस पे नहीं है, वो भी यहां वहां सब जगह पर बिखरे हुए हैं। तो कंपनी में डिसीजन 2 लेवल पे लिया जाता है, एक शेयर होल्डर बड़े बड़े डिसीजन, और बाकी जो डे टू डे डिसीजन है वो कौन लेगा? डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर्स
डिसीजन लें उसके लिए शेयर होल्डर की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, डायरेक्टर्स डिसीजन लें उसके लिए डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर जब कंपनी क्राइसिस में होती है और पैसे चुकाने की हालत में नहीं होती है तो मीटिंग ऑफ डिवेंचर होल्डर या मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स भी ऑर्गेनाइज की जाती है। डिवेंचर होल्डर या क्रेडिटर को अगर मीटिंग का नोटिस आया है ना, मतलब ये बुरी बात है, क्योंकि अक्सर ही उनकी मीटिंग सिर्फ इसीलिए बुलाते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर लो यार, ब्याज छोड़ दो यार, आधा प्रिंसिपल छोड़ दो यार, तो इसीलिए बुलाते हैं, अदरवाइज तो क्रेडिटर और डिवेंचर होल्डर की मीटिंग कभी होती नहीं है। ओके, ये बात हुई मीटिंग के बारे में, मैंने आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड दिया। ये देखो, ये हम हैं, ये हमारे मुद्दे हैं और यहां हमारी मीटिंग चल रही है। मीटिंग चल रही है, हाँ जी, देखो कितनी गंभीरता से मीटिंग चल रही है। कितने तरह की मीटिंग होती, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स, ये हो रही है, मतलब क्राइसिस है। मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, ये तो होती ही है हर कंपनी में, हर साल में कम से कम एक बार, और उससे ज्यादा बार करना हो तो अरे करो। शेयर होल्डर्स की मीटिंग में एक तो होता है जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में एक होती है एनुअल जनरल मीटिंग और दूसरी होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग। सर यार जनरल है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे होगी? आप बोल रहे हो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और फिर बोल रहे हो जनरल है। जनरल मीटिंग मतलब जिसमें सारे शेयर होल्डर्स को बुलाया जाए। तो सर ऐसी कौन सी मीटिंग होती है जिसमें सबको नहीं बुलाते? क्लास मीटिंग, सेक्शन 48, if you want to change right of class of shareholders then you should organize class meeting and pass a special resolution over there. अनुज, जो आप पूरे घर में घूम रहे हो ना वो हमको दिख रहे हो। नाउ बेटर। तो जनरल मीटिंग और क्लास मीटिंग, और इसके अलावा एक क्या होती है? डायरेक्टर्स मीटिंग। शेयर होल्डर्स मीटिंग दो टाइप की होती है, एक जनरल और एक क्लास। जनरल मीटिंग दो टाइप की होती है, एक एनुअल जनरल मीटिंग और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग। छापा बेटा? इतने टाइप की मीटिंग होती है कंपनी के अंदर। सबसे ज्यादा बार होती है, गेस विच वन? सबसे ज्यादा बार कौन सी मीटिंग होती है? डायरेक्टर्स मीटिंग। साल में 4 मीटिंग तो करना वैसे भी कंपनी के लिए कंपलसरी है डायरेक्टर्स की, और 5, 6, 8 भी हो सकती है, 10 मीटिंग भी हो सकती है डायरेक्टर्स की। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा मीटिंग होगी वो होगी एजीएम। उसके बाद जो सबसे ज्यादा मीटिंग हो सकती है वो है या तो क्लास मीटिंग या फिर ईजीएम। उसके बाद जो सबसे रेयर होती है वो होती है क्रेडिटर्स मीटिंग या डिबेंचर होल्डर्स मीटिंग। क्या होती है यही पूछना चाह रहे हो? तो आपको नहीं लगता है कि ये जो स्लाइड आपके सामने, ये आगे आने वाले चैप्टर का इंडेक्स है? तो बेटा ये सब पढ़ेंगे ना हम, सब मतलब
एजीएम भी पढ़ेंगे और ईजीएम भी पढ़ेंगे और उसको लेकर के ढेर सारे रूल्स पढ़ेंगे। क्रिएटर्स मीटिंग और डायरेक्टर्स मीटिंग अपने सिलेबस में नहीं है। क्लास मीटिंग के बारे में सेक्शन 48 में हम कुछ चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या नाम है आपका? श्रेयांश। अच्छा, ये है श्रेयांश जो ऑनलाइन में रहता था तब भी ज्यादा डाउट पूछता था। तो श्रेयांश, आप काफी क्यूरियस है, आपने पूछा था कि एजीएम करने की लास्ट डेट क्या है। लीजिए आ गई। अच्छा है, क्यूरियस होना चाहिए। आप जितने ज्यादा क्यूरियस हैं उतना ज्यादा सीखते हैं, क्योंकि ज्ञान तो बिखरा पड़ा है ना इंटरनेट की दुनिया में। बस आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए और जवाब हाजिर है। बट सवाल ही ना आए तो फिर जवाब का कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये देख, आपकी एक जोड़ीदार भी मिली इधर, युक्ता। सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या है? बेटा वो सिलेबस में नहीं है आपने। अरे पढ़ेंगे यार। ऐसे मैंने बहुत दोस्तों रिश्तेदारों को भी देखा कि आप ऑलरेडी अपनी सोच समझ से डिसीजन लेकर के कोई काम करना शुरू कर चुके हो, वो आपको उसी की एडवाइस देंगे, बताता हूं मैं तुमको, तुम ना ऐसे करो। हम ऑलरेडी वो सब कर। दोस्तों रिश्तेदारों का, खैर पूरे हिंदुस्तान की एक खासियत है, सब राय चंद भरे पड़े हैं यहाँ दुनिया में। राय मांगो या मत मांगो, दे देते हैं लोग। चलते फिरते किसी को कोई भी राय चिपका दे। तो लास्ट डेट फॉर एजीएम पढ़ते ना बेटा। अक्षर थोड़ा मुझे चांस तो दो पढ़ाने का। सर एजीएम किसको करनी पड़ती है? हर कंपनी को। साल में कितनी बार करनी पड़ती है? एक बार। सर एक बार मिनिमम है कि मैक्सिमम है? मिनिमम भी है, मैक्सिमम भी है, होती है एक ही बार। साल में 2 एजीएम भी नहीं होती और साल में 0 एजीएम भी नहीं होती। ओके सर, कब तक कर लेना है? फर्स्ट एजीएम के लिए रूल अलग है और सब्सिक्वेंट एजीएम को लेकर के रूल अलग है। लाइफ में पहली बार अगर आप एजीएम कर रहे हैं, पहली बार एजीएम, तो जो आपका पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, वहां से 9 मंथ्स के अंदर आपको एजीएम कर लेना चाहिए। लेट मी टेल यू, आपका पहला फाइनेंशियल ईयर हमेशा दूसरे कैलेंडर ईयर में ही खत्म होता है। आपको यस या नो कहना है। पोल में कर रहा हूं लॉन्च। और नहीं सर सुना ही नहीं, बस तो फिर अब गलत वोट डालो। आपका पहला फाइनेंशियल ईयर हमेशा दूसरे कैलेंडर ईयर में ही एंड होता है। यस के लिए हाथ उठाओ, इधर वोटिंग करो। पहला फाइनेंशियल ईयर हमेशा दूसरे कैलेंडर ईयर में ही एंड होता है। सर कैलेंडर ईयर क्या होता है? जो 1 जनवरी को चालू हो और 31 दिसंबर को खत्म। क्या बोलते हैं? कौन सा कैलेंडर? जॉर्जियन क्या बोलते हैं एग्जैक्टली? ये विदेशियों का बनाया कैलेंडर है ना, हमारा तो पंचांग होता है। जरूरी नहीं है जनवरी में भी बनी हूं कंपनी तो तर क्या कर लोगे? जनवरी में बनी है तो उसके लिए भी तो यही बोला है कि ये वाला 31 मार्च नहीं, अगला वाला 31 मार्च जो है वहां फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। समझ गए राहुल? नाम तो सुना होगा राहुल। राज था क्या वो? जहां आपका पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म होना, वहां से 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपको पहली एजीएम कर लेनी चाहिए। सर जिस दिन फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके अगले ही दिन कर दी एजीएम तो फैंटास्टिक, क्योंकि 9 मंथ्स तो मैक्सिमम टाइम लिमिट है। मान लो आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 30 अप्रैल 2017 को। बताओ पहला फाइनेंशियल ईयर कहां एंड हुआ? 31 मार्च 2018।
31 मार्च 2018 को ये ईयर एंड होगा। बिल्कुल सही। बताओ पहली एजीएम करने की आखिरी तारीख क्या है? 31 दिसंबर 2018। परफेक्ट सर। इसका मतलब जिस कैलेंडर ईयर में हम इनकॉर्पोरेट हुए हैं उस कैलेंडर ईयर में कोई एजीएम नहीं होगी क्या? हाँ, वहां तो कंपनी बनी है, एजीएम करके क्या करोगे? एजीएम करने का पर्पस ये होता है कि डायरेक्टर शेयर होल्डर को बुला के कहते हैं कि देखो तुम लोगों ने हमारे हाथ में कंपनी सौंपी थी, देखो जो तुमने पैसे दिए थे वो हमने कहां से कहां वो हमने कहां से कहां पहुंचा दिए। समीक्षा होती है वहां पर, वहां डिस्कशन होता है कि देखो साल भर में हमने क्या किया धरा, ये बैलेंस शीट, ये P&L, इस पे डिस्कशन। और कई बातें हमको तुमसे पूछनी भी थी अगले साल को लेकर के कि नाम बदल लें क्या, एड्रेस बदल लें क्या, आर्टिकल बदल लें क्या, ऐसा कर लें क्या, वैसा कर लें क्या, फला कर लें क्या, ढिमका कर लें क्या, कंपनीज एक्ट में इन सब के लिए रेजोल्यूशन बोला था। ये सब अर्जेंट नहीं थे तो हम भी रोक करके बैठे हुए थे इन सबको। अब तुम आज आए हो तो अगले पूरे साल भर के लिए हम सारे रेजोल्यूशन तुमसे पास करवा करके रख लेते हैं। ये पर्पस होता है एजीएम का। अभी नई नई कंपनी बनी और आप बुलाओ मीटिंग करें। अरे क्या मीटिंग करें? मीटिंग करने का मसाला तो इकट्ठा हो जाए पहले, उसके बाद मीटिंग कर लेंगे। सर 9 मंथ्स तो जनवरी में होंगे क्या? नहीं ना बेटा, आप 31 मार्च से 9 महीने गिनेंगे तो 31 दिसंबर को खत्म होंगे। मार्च मतलब 3rd मंथ, प्लस 9 करेंगे तो 12th मंथ। 12th मंथ में आपको करस्पॉन्डिंग डेट देखनी है। पर सर हम 31 मार्च को तो नहीं गिनेंगे। हाँ, तो इसलिए मार्च को तो गिन ही नहीं रहे ना, डेज गिनते तो भी ये 31 दिसंबर जैसा ही आता, 1 जनवरी जैसा कुछ नहीं आएगा बेटा। ओके सर, व्हाट अबाउट इन केस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी? बेटा डॉर्मेंट कंपनी को कोई छूट नहीं है एजीएम करने से, उसको एजीएम तब भी करनी ही पड़ेगी। सर कोई डिसीजन नहीं भी लेना हो तो भी क्या एजीएम करनी पड़ेगी? हाँ जी, कोई डिसीजन नहीं भी लेना है तो भी 2 डिसीजन तो लेने ही पड़ते हैं। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन, अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो करना ही पड़ता है कि मीटिंग हो रही है, हमने आपको बैलेंस शीट P&L भेज दी थी, आई होप आप लोग घर से पढ़ करके आए होंगे और आई होप आप इस पर अपनी सहमति देते हैं, आपको इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो लोगों से एक्सेप्ट करवाने ही पड़ते हैं, इसलिए एजीएम करना कंपलसरी है, चाहे तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी ना हो। सर 1 साल में एक ही एजीएम हो सकती है ना, मैक्सिमम भी? हाँ जी, पर सर दूसरी एजीएम करनी पड़ जाए तो क्या होगा? फिर वो एजीएम नहीं कहलाएगी, फिर वो ईजीएम कहलाएगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सर उसके बारे में और बताइए ना। हाँ बिल्कुल बताऊंगा। ये छाप दिया? छापने का तो पहली लाइन ही थी इसमें। सर एजीएम में सारे क्लास ऑफ शेयर होल्डर आते हैं? हाँ बेटा, जिनके पास भी वोटिंग पावर है वो सब आएंगे। इक्विटी शेयर होल्डर भी आएंगे, डीवीआर वाले भी आएंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट टू वोट आ चुका है अगर तो वो भी आएंगे, पर राइट टू वोट नहीं आया है तो वो क्या करेंगे? आके वोट तो डालना नहीं सर, आके नाश्ता वाश्ता कर लें। ओपीसी की एजीएम के बारे में सेक्शन 122 में बताया है कि वो कैसे की जाए। ओपीसी की डायरेक्टर्स मीटिंग, ओपीसी की एजीएम, ओपीसी के बारे में बातें 122 सेक्शन में पढ़ें। सर अगर कोई कंपनी स्पेशल एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड है तो उसको भी एजीएम करनी पड़ेगी, लेकिन अगर स्पेशल एक्ट में उसकी एजीएम को लेकर के कोई और रूल बता दिए तो बताओ फिर कंपनीज एक्ट लगेगा कि स्पेशल एक्ट? स्पेशल एक्ट लगेगा। बिल्कुल सही बात। सर अगर एजीएम में शेयर होल्डर की बात ही नहीं सुनी तो? अरे क्यों नहीं सुनेंगे, बिल्कुल सुनी जाएगी उनकी बात, और रेजोल्यूशन होगा, सब वोट डालेंगे। अब आपका हिसाब से वोट नहीं पड़े और मेजॉरिटी ने कुछ और डिसीजन ले लिया तो सर मैं आग लगा दूंगा। नहीं, वो नहीं कर सकते बेटा, आग नहीं लगा सकते। कानून अपने हाथ में मत लो, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा अंडर इंडियन पिनल कोड। सर ये मीटिंग इलेक्ट्रॉनिकली भी होंगी? बेटा अभी कोविड में इतिहास रचा था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कि मीटिंग इलेक्ट्रॉनिक कर दी थी, वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक होती वो हम पढ़ेंगे, पर मीटिंग ही क्या कर दी थी?
इलेक्ट्रॉनिक कर दी थी। मैंने ज्वाइन करी थी, अटेंड करी थी उनकी मीटिंग। क्या बढ़िया शानदार उन्होंने वो ग्राफिक्स बनाए थे उसके, कि आप लॉग इन करो, उसके बाद में जैसे एक हेलीकॉप्टर व्यू आता है इंडिया का, पृथ्वी का, फिर वो जूम करते हैं इंडिया आता है, फिर वो जूम करते हैं बॉम्बे आता है, फिर वो जूम करते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस का ग्राफिक आता है, फिर वो ऐसे की जगह ऐसे हो जाता है कैमरा, फिर वो दरवाजा खुलता है, फिर आप उसके अंदर जाते हैं, फिर इधर जाते हैं वीडियो गेम की तरह, फिर आप अंदर जाते हैं, फिर वहां मीटिंग होती है। ये कोविड में हुआ था, बट मीटिंग्स इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होती है, मीटिंग्स फिजिकली होती हैं। हाँ, वोटिंग इलेक्ट्रॉनिकली होती है। सर उसके बारे में बताइए ना। अरे वाह, जरूर बताऊंगा सर। किसी कंपनी में कोई नेचुरल मेंबर ही नहीं है तो मीटिंग कौन करेगा? वेरी गुड क्वेश्चन, आई विल आंसर इट। सर ओपीसी की क्या तो एजीएम? वेरी गुड क्वेश्चन, आई विल आंसर इट। सर मेंबर्स की लिमिट है क्या कुछ? वेरी गुड क्वेश्चन, आई विल आंसर इट। फर्स्ट एजीएम, हाँ, जिस साल में आप इनकॉर्पोरेट हुए ना उस साल में तो कोई मीटिंग होगी नहीं, उसके अगले साल से शुरू होगी, फिर कभी भी बंद नहीं होगी। लेट्स टॉक अबाउट सब्सीक्वेंट एजीएम। फर्स्ट के बाद जिंदगी भर साल दर साल जो एजीएम करनी पड़ेगी। बेटा जितना आप क्यूरियस रहेंगे और जितना सीखने के लिए पढ़ेंगे ना, विश्वास मानिए वही काम में आएगा। आज की तारीख में मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को जानता हूं जो शायद 50 प्लस एज में होंगे और जिन्होंने तकरीबन 30 साल कॉर्पोरेट में काम करा। 75 लाख रुपए उनका पैकेज था, नौकरी छूट गई, वो जीरो पे आ गया और वो डिप्रेशन में। होता है, ये आपकी जिंदगी की आखिरी जंग नहीं है कि बस कैसे भी करके जोड़ तोड़ करके सीए बन जाऊं, रट रट के और बन जाऊं सीए। कुछ भी नहीं काम आएगा लाइफ में। जो समझो, जिससे आपके अंदर स्किल आए, जिससे आप दूसरों का कोई काम कर पाए। यू कैन अर्न मनी ओनली इफ यू आर बेनिफिशियल टू अदर्स। आपकी वैल्यू तब तक है जब तक आप दूसरों के काम के हो। इट इज वेरी सिंपल। और दूसरों के काम आप तभी आ सकते हो जब आपको चीजों की समझ हो। रटी हुई चीजों से आप दूसरों के काम में नहीं आ सकते। समझ होनी चाहिए बात की। कोई स्किल, कोई हुनर आपके पास होना चाहिए। डिग्री तो अच्छी बात है, डिग्री की भी बहुत वैल्यू है, बट हुनर है आपके हाथ में, समझ है, तो ये लाइफ टाइम आपको कुछ ना कुछ कमा करके देगी डिग्री। और आप मोनोटोनस एक ही डायरेक्शन में दिमाग लाग रहे बैठे हुए हो और रटे हुए से हो तो कभी भी कंपनी आपको डिच कर देगी या प्रैक्टिस आपकी ढेर हो जाएगी। हमेशा इस खुले दिमाग के साथ पढ़ो कि आपको कुछ सीखना है, कुछ समझना है, प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, तो पूरी जिंदगी आप लोगों के काम आ सकोगे और पूरी जिंदगी आपकी वैल्यू बनी रहेगी, है ना। सर वो तो ज्यादा सीख सीख के पढ़ो तो इतना बड़ा तो सिलेबस है, क्या तो सीखो इसमें, फिर पढ़ लो वही बहुत है, समझना तो दूर की बात है। तो ज्यादा टाइम दो ना भाई। सर दिन में 24 ही घंटे हैं, एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा दे दो। हाँ, एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा दे दो कि सर वो मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा तो मैं तो कुछ सब्जेक्ट मतलब पूरा पढ़ ही नहीं पाया। मैं तो वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूं आपको। बेस्ट केस सिनेरियो तो बहुत अच्छे होते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो है कि अगर आपको सीए बनने में 6 महीने ज्यादा लग गए, ये 1 साल ज्यादा लग गया, इसलिए नहीं क्योंकि आप मक्कार हैं, इसलिए कि आप अच्छे से पढ़ रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, पर इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि आप कितने नॉलेजेबल हैं, आप कितने स्मार्ट हैं, आप कितना नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। मैंने रैंकर्स को भी कमजोर जॉब करते हुए देखा है और मैंने 5-5 अटेम्प्ट के फेल्यूअर्स को भी बड़े पैकेजेस पर काम करते हुए देखा है, और रैंकर्स को भी बड़े पैकेजेस पे देखा है
और फेल्यूअर्स को भी छोटे पैकेजेस पे देखा है। सब तरह के कॉम्बिनेशन है दुनिया में, बट एक कॉम्बिनेशन सॉलिड है, इफ यू आर नॉलेजेबल एंड इफ यू हैव स्किल, आप कमाओगे भर पल्ले से। नॉलेज और स्किल नहीं है, राम नाम सत्य है। सबसिक्वेंट एजीएम कब तक होगी? हर साल खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर एजीएम करना चाहिए। हर साल खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर एजीएम कर लेना चाहिए। साल कहां खत्म होता है? 31 मार्च। तो मीटिंग कब तक हो जानी चाहिए? गिनो 6 महीने। 30 सितंबर, बिल्कुल सही गिना आपने। दूसरी शर्त, हर कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग जरूर होना चाहिए। हर कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग जरूर होना चाहिए। अरे क्या हुआ, इस बार आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए और आपने बोला कि सरकार हमको ना 31 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर का साल फॉलो करना है, इस बार 31 मार्च नहीं करेंगे। सरकार ने आपको परमिशन दे दी, तो आपकी फाइनेंशियल ईयर कहाँ एंड होने लग गया? 31 अक्टूबर। तो वहां से 3 महीने आपने गिने, तो अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी पहुंच गए। और इस साल ऐसा शिफ्टिंग कर रहे हो आप, तो 31 मार्च को तो आपका साल खत्म हुआ नहीं इस साल, तो वो वाले 6 महीने तो गिनेंगे नहीं। इस साल 31 अक्टूबर को साल खत्म हुआ, तो फिर वो वाले 6 महीने गिन रहे, 3 महीने गिन रहे हैं, सॉरी 6 महीने। तो आप क्या हुआ, आप निकल गए इस कैलेंडर ईयर से बाहर। तो एक शर्त और लगा दी आपके ऊपर कि एक भी कैलेंडर ईयर छूटना नहीं चाहिए। हर कैलेंडर ईयर में कम से कम एक मीटिंग जरूर होना चाहिए, यानी 31 दिसंबर तक एक मीटिंग हो जाना चाहिए। और तीसरा, 2 एजीएम के बीच 15 महीने से ज्यादा का टाइम गैप नहीं होना चाहिए। पिछली बार आपने 15 अप्रैल को ही एजीएम कर डाली, तो इस बार 30 सितंबर तक की टाइम लिमिट नहीं है आपके पास। 15 अप्रैल से 12 महीने होंगे, इस बार का 15 अप्रैल, और फिर और 3 महीने जोड़ो 15 के लिए, तो अप्रैल से मई, जून, जुलाई, मई, जून, जुलाई, तो फिर जुलाई 15 जुलाई तक होनी चाहिए। तो या तो फाइनेंशियल ईयर के एंड से 6 महीने गिन लो, या पिछली एजीएम से 15 महीने गिन लो, या एट द मोस्ट कैलेंडर ईयर एंड होने तक मीटिंग हो जानी चाहिए। तो सर ये 3 कंडीशन है, हम इनमें से किसको माने? तीनों को। इन तीनों में से जो डेट सबसे पहले आ जाए वही एजीएम करने की लास्ट डेट होगी। क्या सर हम लास्ट डेट के पहले एजीएम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ध्रुव बोल रहा है सर तो पहले वाले कैलेंडर ईयर में तो हुई नहीं। तो ये तो ध्रुव, ये तो मैंने ही बोला था ना, मेरा ही डायलॉग मेरे को चिपका। पहले कैलेंडर ईयर में मीटिंग नहीं होती है, वो दूसरे से ही चालू होती है। आवश्यकता ही नहीं है करने की। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, एनुअल जनरल मीटिंग नहीं है, रिलायंस की ईजीएम है। अभी जो 25 मार्च को होने वाली है वो रिलायंस की ईजीएम है, एजीएम नहीं। एजीएम का सीजन तो आता है जुलाई, अगस्त, सितंबर। एजीएम सीजन होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर। मैं मैक्सिमम कंपनीज, 90% ऑफ द कंपनीज की एजीएम उसी सीजन में होती है। इधर गणेश जी, दुर्गा माता, उन सबके टाइम पे एजीएम का भी सीजन चल रहा होता है। रक्षाबंधन, इधर ये चलता रहता है, उधर एजीएम चलती रहती है। सर एजीएम होगी कहां पे? अरे यही मार्स पे, मंगल ग्रह पे। लेकिन अगर आप चाहें तो आरओसी को अप्लाई कर सकते हैं, और आरओसी आपकी
टाइम लिमिट बढ़ा सकता है। अरे कंपनी में कोई प्रॉब्लम्स हो गई, लफड़ा हो गया, आप आरओसी को बोल रहे हो कि भाई साहब थोड़ा ना इस बार 1 महीना और दे दो, नहीं हो पा रहा है इस बार हमसे, तो आरओसी आपकी कंपनी की परिस्थितियों को देखते हुए आपको 1 महीना एक्स्ट्रा, 2 महीना एक्स्ट्रा, 3 महीना एक्स्ट्रा दे सकता है। बट 4 महीना एक्स्ट्रा देने की पावर तो आरओसी के पास भी नहीं है। अच्छा, और एबनॉर्मल कंडीशन में तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्स्ट्रा दे देती है। अभी कोविड हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी डेट लिमिट्स बढ़ा दी, इंक्लूडिंग एजीएम करने की डेट, कि आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, इत्मीनान से करो। सारी टाइम लिमिट्स बढ़ा दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठा करके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास एक जनरल पावर तो रखती है ना कि कंपनीज एक्ट में उनको कभी भी कुछ कहना है कि वो सारी कंपनीज को या क्लास ऑफ कंपनीज को इस एक्ट के कुछ प्रोविजन से जब चाहे जो चाहे एग्जम्पशन एक्सटेंशन दे सकती है। जैसे कोविड जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आ गई तो पूरी हिंदुस्तान भर की कंपनियों को एक्स्ट्रा टाइम दे दिया एजीएम करने के लिए कि अरे भैया लॉकडाउन में लोग घर में पड़े हैं, अकाउंट्स बने नहीं है, ऑडिट हुआ नहीं है, एजीएम में डिस्कस क्या करेंगे और एजीएम करेंगे कैसे, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। सरकार ने छूट दे दी सबको, टाइम लिमिट बढ़ा दी। वो एक अलग बात हो गई, वो इस सेक्शन में कवर्ड नहीं, वो तो एक जनरल सेक्शन है कंपनीज एक्ट का। बट इस सेक्शन में कोई कंपनी अपने लिए टाइम लिमिट बढ़वाने जाना चाहे तो जा सकती है, पर हर चीज के पैसे लगते हैं, कीप इन माइंड। ये कुछ भी फ्री में नहीं होता है, इस तरह की परमिशन वाले डॉक्यूमेंट में तो और ज्यादा पैसा लग जाता है। चैट बॉक्स में जितने भी डाउट्स हैं वो सब आगे की सेक्शन से रिलेटेड है बेटा, पढ़ेंगे हम उसको। चलो, पहला फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2018 को। बताओ, अच्छा एक मिनट बताओ मत, सुनो पहले। लास्ट एजीएम, अच्छा इसमें इस तरह से बताया, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर एंड के हिसाब से देखूं तो 6 महीने में एजीएम हो जानी चाहिए। इसके हिसाब से एजीएम कब तक हो जानी चाहिए? फटाफट टाइप करो चैट बॉक्स में, कम ऑन। इसके हिसाब से मीटिंग कब तक हो जानी चाहिए? 30 सितंबर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एकदम एक्टिव और अलर्ट रहना और धड़ाधड़ आप डाउट्स टाइप कर देना, अपने आंसर्स टाइप कर देना। आई मीन टू से लास्ट एजीएम जो हुई थी वो हुई थी 31 मई 2017 को। तो बताओ अब एजीएम कब तक हो जानी चाहिए? पंद्रह महीने नहीं पूछे, डेट पूछी मैंने। आलसी कहीं के, जोड़ के बताओ ना डेट। 31 अगस्त, बिल्कुल सही। अब कैलेंडर ईयर की कंडीशन के हिसाब से इस साल एजीएम कब तक हो जानी चाहिए? कैलेंडर ईयर की कंडीशन के हिसाब से एजीएम ज्यादा से ज्यादा कब तक हो जानी चाहिए? कैलेंडर ईयर की कंडीशन के हिसाब से 31 दिसंबर 2018। तो फाइनली एजीएम कब तक हो जानी चाहिए? ये तो 3 अलग अलग कंडीशन थी। फाइनली एजीएम कब तक हो जानी चाहिए? 31 अगस्त, क्योंकि विचर इज अर्लीस्ट, तो सबसे पहले क्या आ रहा है? 31 अगस्त। चलो, एकदम कीबोर्ड पे हाथ बिल्कुल कीपैड पे एकदम तैनात रहने चाहिए आपके, फास्टेस्ट फिंगर वाले आंसर चाहिए मुझे बिल्कुल जल्दी। अरे इतनी स्लो टाइपिंग। 31 सितंबर, ठीक है बेटा, बोलो। इकतीस अक्टूबर 2018, बोलो। फाइनली whichever is earliest, तो
सब गलत गलत आंसर भी आ रहे हैं, सही के साथ साथ यहाँ पे विच एवर इज अर्लीस्ट, तो 30 सितंबर 2018। बोलो। सर इसको नोट करें क्या? नहीं नहीं, समझाने के लिए था। नहीं नहीं सर, तो जिसको ज्यादा जरूरी वो स्क्रीनशॉट ले लो, बट कोई जरूरत नहीं है। सर लास्ट टेक्स्ट बता दो, लास्ट एग्जांपल। अरे जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना कि आप मार्च से शिफ्ट करके आपने फाइनेंशियल ईयर इस साल जुलाई कर लिया। आपने इस साल, भाई ऐसे तो जुलाई होता नहीं है, वो तो शिफ्ट करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके। तो इस साल आपने मार्च की जगह क्या कर लिया, जुलाई कर लिया। तो यार इस साल जुलाई कर लिया है तो फिर अब आपको जुलाई से 6 महीने गिनने पड़ेंगे ना। तो जुलाई से 6 महीने 31 जनवरी को हो रहे हैं। बाकी दो कंडीशन जैसी थी वो अपनी जगह पर है। तो इसमें अर्लीस्ट जो आ रहा है वो कहां आ रहा है, 31 दिसंबर 2018। बस तो वहीं तक आपको अपनी AGM कर लेनी पड़ेगी, समझे? चलिए, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि हमारी 10 मिनट की शॉर्ट मीटिंग है ना, कोरोना के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए कि भाई और क्या सेफ्टी मेजर्स लें। 10 मिनट की शॉर्ट मीटिंग है, इसलिए मैं आपको अभी छोड़ देता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।